भाई, नमस्कार। आकाश नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आज हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट के लेक्चर नंबर 2। पार्ट नंबर यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे कि जो स्टेनिंग के आधार पे आपको WBC को जनरली 2 भागों में डिवाइड किया गया था, और वो डिवाइड करने में जो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल और आपका ये जो आ रहा था मोनोसाइड, लिम्फोसाइड, उनका वर्क क्या है, और हमारे WBC का नॉर्मल रेंज से बढ़ने के बाद कौन से डिजीज हो जाता है, और घटने की वजह से कौन सा डिजीज होता है, उसका हम साइंस सिम्पटम पढ़ेंगे। बढ़ने का क्या कारण है, ये सारा चीज हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो आज चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स क्वेश्चन में ल्यूकोसाइट लिखा, तो ये आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ल्यूकोसाइट क्या सही व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स को ही बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये जनरली स्टैनिंग के आधार पे ऑन द बेसिक ऑफ स्टैनिंग, हमेशा याद रखना ये जो डिवीजन आप पढ़ते हैं कि ग्रेनुलोसाइट और नॉन ग्रेनुलोसाइट, ये आपके स्टैनिंग के आधार पर किया गया। देखिए कह रहा है ऑन द बेसिक ऑफ स्टैनिंग इसे डिवाइड किया गया कितने भागों में, 2 भागों में। एक आपका ग्रेनुलोसाइट, दूसरा आपका नॉन ग्रेनुलोसाइट। एक आपका जो ग्रेनुलोसाइट है उसको जनरली ये 3 भागों में डिवाइड किया। पहला आपका न्यूट्रोफिल, दूसरा इस्नोफिल, तीसरा बैसोफिल। देखिए ये ग्रेनुलोसाइट जो डिवीजन है ना, जैसे कि ग्रेनुलोसाइट स्टैनिंग किए होंगे, स्टैनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोप से देखे होंगे तो उसने आपको कुछ ग्रेनुल्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बैसोफिल, ये हम स्टैनिंग के आधार पे माइक्रोस्कोपली से देखने के बाद हमें ये ग्रेनुल्स, इसके लोबेट के अंदर ग्रेनुल्स टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिए होंगे, इसीलिए इसको न्यूट्रोफिल बोला, इस्नोफिल बोला, बैसोफिल। ये तीनों आपके ग्रेनुल्स दानेदार नुमा संरचनाएं होती है। इसकी अगर हम लाइफ परसेंटेज की बात करें, न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट या हो या एग्रेनुलोसाइट हो, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 50 से 70% पाया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज 3000 से लेके 6000 पर क्यूबिक mm होता है। 3000 से लेके 6000 पर क्यूबिक mm होगा। अगर हम न्यूट्रोफिल की जितना वर्क मान लीजिए इतना अधिक है, इसका कोई वर्क है? हाँ, वर्क है। इसका जो वर्क होता है, किल द बैक्टीरियल एंड पैथोजन एंड अदर ऑर्गेनिज्म को ये किल करने में सहायक होता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो भी पैथोजन या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो सबसे पहले आपको न्यूट्रोफिल से वेट करना पड़ता है, या न्यूट्रोफिल उसको किल करने में क्या करता है, सहायक करता है। अगर हम बात करते हैं इस्नोफिल की, तो इस्नोफिल हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ये 1 से 5% पाए जाते हैं, और ये यही नॉर्मल रेंज अगर बात करें यही क्यूबिक mm में, तो 150 से लेके 400 पर क्यूबिक mm पाए जाते हैं। 150 से लेके 400 ये हम आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और इसी हम फंक्शन की बात करें तो याद रखना कि इस्नोफिल हमेशा एलर्जिकल रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करता है। एलर्जिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे कि आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो चेहरे पर रेडनेस आ जाता है, आंखों से अचानक आंसू आने लगता है। ये सारा केसेस जो होता है ना, आपके एलर्जिकल रिस्पॉन्स होता है, एलर्जी के कारण भी होता है। तो ये इस्नोफिल जो होता है ना, उसी एलर्जिकल रिस्पॉन्स में ये पार्टिसिपेट करता है। समझ में। अगर बैसोफिल की बात करें तो बैसोफिल भी हमारे 0.5 से लेके 2% के रूप में पाया जाता है। यही अगर हम क्यूबिक mm की बात करें तो 0 से लेके 100 पर क्यूबिक mm होता है। 0 से लेके 100 पर क्यूबिक mm होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये भी बैसोफिल, आपका इस्नोफिल, दोनों आपके एलर्जिकल रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वो सेरोटोनिन और हिस्टामिन आप जानते हैं ना, वो यही सिक्रीशन करने का काम करते हैं। वो
आपको पता होगा वो आपके इलेक्ट्रिकल रिस्पांस में सहायक होते हैं, सेरोटोनिन, हिस्टामिन। तो बेसोफिल आपके इलेक्ट्रिकल रिस्पांस में भी ये सहायक होता है। अगर हम बात करते हैं नॉन ग्रेनुलोसाइट, सर जी ये नॉन ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? तो नॉन ग्रेनुलोसाइट आपका स्टैंडिंग करने के आधार पे इसको जनरली दो भागों में बांटा गया था, मोनोसाइट आपका और दूसरा आपका लिम्फोसाइट। ये ऐसे मोनोसाइट लिम्फोसाइट हैं जो आपको माइक्रोस्कोपली देखने के बाद आपको ये पता चला कि ये आपका ग्रेनुल्स टाइप स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें दानेदार नुमा संरचना नहीं। तो आप स्टैंडिंग करके देखे होंगे उसमें किसी भी प्रकार का ग्रेनुल्स स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज ये 1 से 6% पाया जाता है अगर परसेंटेज में, और वही अगर आप क्यूबिक एमएम में बात करें तो 350 से लेके 800 पर क्यूबिक एमएम होते हैं। 350 से लेके 800 पर क्यूबिक एमएम। अगर हम बात करते हैं इसकी फंक्शन की तो डैमेज सेल आप क्लीन, जो इसकी जो मोनोसाइट का वर्क होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल्स होती हैं, जो डेथ कर जाती हैं सेल्स या पैथोजन का सेल्स या बाहर का कोई एक्स्ट्रा पैथोजन एक्स्ट्रा बॉडी में हमारी बॉडी में इंटर किया है, तो अगर वो डेथ कर जा रहा है तो उस सेल को क्लीन करना चाहिए ना, तो ये मोनोसाइट उसको क्लीन करने में सहायक करती है, डैमेज सेल्स को क्लीन करने में सहायक होती है। अगर हम लिम्फोसाइट बात करें तो लिम्फोसाइट जनरली देखिए आपका कुछ लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के रूप में कुछ सेल्स सिक्रीशन होता होगा, टी सेल्स और बी सेल्स। ये लिम्फोसाइट है जो हमारे लिम्फोइड्स आर्गन के द्वारा सिक्रीट होते हैं, जैसे कि लिम्फोइड्स आर्गन में थाइमस हुआ, बोन मैरो हुआ। जैसे कि थाइमस में जो आपका टी सेल सिक्रीशन होता है ये मैच्योरेशन आपका थाइमस में होता है, और बोन मैरो का जो टी सेल्स होता है और बी सेल्स होता है उसका भी मैच्योरेशन आपके ये बोन मैरो में होता है। तो बी सेल्स टी सेल ये हमारे लिम्फोइड्स आर्गन के द्वारा सिक्रीट होते हैं, इसीलिए इसको लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो ये चीजें हम उम्मीद की होंगी सही लगा होगा। अगर हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। आप थोड़ा इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर WBC की अमाउंट आपके बॉडी में कम हो जाए तो आप क्या करते हैं, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, ये चीज जानना पड़ी। चलिए ना, तो WBC मान लीजिए WBC जो है, WBC नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज आपको WBC का मैंने बता दिया था। WBC का नॉर्मल रेंज मैंने आपको बताया था ना, WBC का नॉर्मल रेंज 4000 से लेके 11000 पर क्यूबिक एमएम था आपका। तो अगर वो WBC का नॉर्मल रेंज से घट जाए बढ़ जाए तो क्या डिजीज होता है, तो WBC को देखिए दो केसेस हो सकता है, या तो उसका नॉर्मल रेंज से क्रॉस कर सकता है बढ़ सकता है, या तो नॉर्मल रेंज से घट सकता है। दो केसेस हो सकता है ना, जैसे कि WBC मान लीजिए उसका WBC घट गया या WBC बढ़ गया, तो ये केसेस हो सकता है कि नहीं, तो ये केसेस इसलिए हो सकता है तो ये केसेस होने का चांसेस है। जैसे कि मैंने देखिए मान लीजिए उसका WBC बढ़ जाए, WBC नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, और ये WBC मान लीजिए उसका नॉर्मल रेंज से घट जाए, तो जो बढ़ जाता है ना, जो बढ़ जाता है उस डिजीज का नाम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। याद रख लेना, ल्यूकोसाइटोसिस।
अगर वो वही WBC नॉर्मल रेंज से घट जाए तो उस डिजीज को हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया। देखिए अगर पेनिया लास्ट में कहीं वर्ड लग जाए, अगर पेनिया कहीं लास्ट में वर्ड लग जाए ना, तो पेनी कहाँ होती है, सबसे नीचे होती है ना। वो आप घर में जो खाना वाना बनाते होंगे बर्तन वर्तन, तो उसका पेनी नीचे होता है। पेनी का मतलब नीचे है ना, तो उस अमाउंट में हम लोग याद किए हैं कि पेनी का मतलब नीचे, तो इसका मतलब यह हुआ कि WBC की अमाउंट घटी है। तो यहाँ पे WBC के ल्यूको बोला है तो ल्यूकोपेनिया हुआ। कि किसी के लिए भी वर्ड हम लगा सकते हैं, कहीं भी अगर वर्ड दिया है पेनिया लास्ट में वर्ड जुड़ा है तो हमेशा याद रखना उसकी अमाउंट क्या की होगी, घटी होगी, इसीलिए पेनिया बोला ना। पेनी पेनी हमेशा कहाँ रहती है, नीचे, तो नीचे का मतलब घटा होना। तो WBC की नॉर्मल रेंज अगर घट जाए तो उस डिजीज को हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, और WBC का अगर नॉर्मल रेंज अगर बढ़ जाए तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अगर इसका कुछ सचिव ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ने का कारण, ल्यूकोसाइटोसिस का कुछ साइन सिम्पटम होता है, हाँ इसका साइन सिम्पटम होता है, कुछ साइन सिम्पटम है। साइन सिम्पटम मतलब कि अगर आपको बढ़ जाए तो कुछ सिम्पटम दिखाई देता है, हाँ सिम्पटम, साइन सिम्पटम। तो साइन सिम्पटम में क्या सिम्पटम दिखाई देता है कि अचानक आपको फीवर आ जाएगा, फीवर, इमीडिएट फीवर, अचानक फीवर आ जाए। दूसरा केसेस आपका अचानक फीवर आ जाता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, तुरंत आपको कोई इन्फेक्शन के दौरान ये आपका इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बुखार भी आ जाती है। आपका परसिस्टेंट कफ डिफिकल्टी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी, आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, अचानक इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, फीवर होने लगेगा, अनेक केसेस होने लगेगा। ये आपको कुछ सिम्पटम है जिसको नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, घट जाता है, तो ये आपको कुछ सिम्पटम आपको अचानक शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं सर जी ल्यूकोसाइड, व्हाइट लो ब्लड सेल्स अगर क्या कारण है कि व्हाइट ब्लड सेल्स का होने का कारण, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का होने का कारण है ना, हम आपको बता दे रहा हूँ, इसको मैं इसको causes of low white blood cells, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कारण है, व्हाट काजेज ऑफ लो व्हाइट ब्लड सेल्स, लो व्हाइट ब्लड सेल होने का क्या कारण है। तो देखिए इसमें कारण क्या है, जैसे कि मान लीजिए बोन मैरो का फेल कर गया हो, बोन मैरो जिसमें आपका WBC फॉर्मेशन हो रहा है, मान लीजिए वही फेल कर गया हो, फेलियर, जैसे कि WBC का अगर फॉर्मेशन, अगर वही WBC जहां से होता है फॉर्मेशन, अगर वही पार्ट ही फेल कर जाए तो WBC के अमाउंट नहीं घट जाएगा। तो ये लिखा क्या, व्हाइट काजेज ऑफ लो व्हाइट ब्लड सेल। तो जैसे कि मान लीजिए बोन मैरो, ये भी एक केसेज है कि बोन मैरो मान लीजिए अटैक कर जाए, बोन मैरो पे अटैक आ जाए कोई कैंसर से, तो वहां पर भी आपका WBC की अमाउंट घट सकती है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है कि विटामिन की डिफिशियंसी हो जाए, या आपको पता है विटामिन B12 हमारे WBC के फॉर्मेशन के घटाने या बढ़ाने में काफी सहायक होती है। अगर विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में जो WBC का नॉर्मल रेंज है वो घट सकता है ना। तो लिख सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ
तो ये कुछ कॉमन ट्रीटमेंट है फॉर डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर के लिए, जैसे कि टेकिंग विटामिन, टेकिंग एंटीबॉडीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ये आपका कॉमन ट्रीटमेंट है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइटोसिस होना, ल्यूकोपेनिया होना, तो आपको हमेशा उसको विटामिन देते रहेंगे, एंटीबॉडी देते रहेंगे, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराते रहेंगे, स्टीम सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन करा देंगे, तो ये केसेस आपका सही होने का चांसेस हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम ये वीडियो अच्छी लगी होगी, होप यू गाइस। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी सूचना हो आपको नोटिफिकेशन के रूप में